6 का आंसर नहीं आ रहा है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रही है ना। देखो, दो चार्ज पार्टिकल है, एक है तुम्हारा, एक है 6 ना, हाँ, 2 × 10⁻⁻6 कूलम, और एक चार्ज है 1 × 10⁻⁻6 कूलम, 10 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर है। तो इस दोनों के मिलाने वाले लाइन पर कहां पर एक थर्ड चार्ज रखोगे कि उस पर नेट फोर्स 0 हो? समझे? एक थर्ड चार्ज इस लाइन पर कहां रखा जाएगा, नेट फोर्स 0 होगा। तो वो थर्ड चार्ज का बारे में कुछ नहीं बोल रहा है कि वो किस नेचर का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। आप अपने मन से कुछ मान लेना, लेट दैट थर्ड चार्ज इज प्लस क्यू, पॉजिटिव नेचर का मान ले रहे हैं। तो आप इसके बीच में रखते हो कहीं पर, तो ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा और ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा। तो फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट आ रहा है, तो ऑपोजिट आ रहा है तब ये रिजल्टेंट 0 होने की संभावना है। यदि इधर रखोगे बाहर, तो दोनों चार्ज इधर फोर्स लगाएगा। ये दोनों तो पॉजिटिव ही है ना, ये भी उसको रिपेल ही करेगा, ये भी उसको रिपेल ही करेगा। इधर भी रखोगे तब भी दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम आएगा। इस थर्ड चार्ज को इधर रखेंगे तो ये इधर लगाएगा और वो भी इधर लगाएगा। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि नेट फोर्स 0 होगा थर्ड चार्ज पर कहां, इफ दैट थर्ड चार्ज लाइज बिटवीन दीज टू गिवन चार्ज ना, बीच में, आउटसाइड नहीं। अब बीच में कहां, एग्जैक्ट लोकेशन तो मान लो यहां से x दूरी पर, तो इसको मान लो आप, इसका नाम दे दो AB, तो इसको FA मान लो और इसको F। तो देखो, कोई पार्टिकुलर बॉडी पर दो फोर्स लग रहा है तो उसका नेट 0 होने के लिए क्या जरूरी बात, दो बात, दोनों का फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए एंड मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड सेम वाला बात अभी तक आपका बचा हुआ है, उसको यूज कीजिए। पहले तो डायरेक्शन अपोजिट का ख्याल रखना, उसके लिए कहां रखा, तो पता चला बीच में रखा। अब मैग्नीट्यूड इक्वल करवाओ, तो इस FA हो गया Q1 Q2, दैट इज 2 × 10⁻⁻6 इंटू Q/4πε0 x स्क्वायर, और ये है आपका Q1 Q2 /4πε0 10/100 -x का स्क्वायर। सेंटीमीटर में था ना, वो मीटर में चेंज करना होगा ना। ये फॉर्मूला ऐसा यूनिट के लिए वैलिड है ना, उसको मीटर में, शायद यहां गलती कर रही होगी तुम ना। ये 1/10, ये क्या मिला, इधर 2/x स्क्वायर और उधर 1/10 - x का स्क्वायर। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लोगे क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा क्या, इस वैरायटी का इक्वेशन मिलेगा आपको। तो फिर आप जानते हो x का वैल्यू कैसे निकालना है, -b ± √b²। लेकिन कहोगे सर यहां तो दो पॉसिबल वैल्यू है, तो एक वैल्यू x का 10 से ज्यादा आएगा तो वो नहीं लेना, वो नहीं लेना, जो 10 से कम होगा वो लेना, ठीक है। और बोलो, समझिए इसको, और बोलो। 9 में तो एस्टिमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मिटावे ना इसको, इसको मिटा दें। 100 ग्राम वाटर में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना, इस वैरायटी का तो किया था वो चार्ज वाले में। पहले 100 ग्राम वाटर में वाटर की संख्या निकालो ना, मोलिक्यूल की संख्या निकालो। एक H2O में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 10। क्या नंबर ऑफ H2O पहले फाइंड करोगे, तो ये होता है वेट इन ग्राम बाय मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ये H2O की संख्या हुआ, इसलिए नंबर ऑफ
समझे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेगी तो 10 गुने इतना, इसको x मान लो ना, इसको x मान लो तो 10x हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, हाउ मच इज द टोटल निगेटिव चार्ज। तो टोटल निगेटिव, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गया तो टोटल निगेटिव चार्ज कितना, एन। ये क्या, कितना, ये n हो गया, ये n हो गया तुम्हारा। टोटल चार्ज कितना, 0। टोटल चार्ज 0, टोटल निगेटिव चार्ज इतना, टोटल चार्ज 0, टोटल पॉजिटिव चार्ज भी इतना ही ना। और बोलिए 13 नंबर बतावे। अरे होगा, ये सब तुम लोग से हो जाएगा। ये मोल कंसेप्टर थोड़ा यूज करना ना, समझी? चलो सुनो अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखो। सुनो, पहले तो अभी तक हम लोग क्या किया, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड को ही ओनली डिस्कस कर रहे थे। टॉपिक बनाओ इलेक्ट्रिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो थोड़ा इसको इज्जत देना पड़ेगा ना, नहीं? इलेक्ट्रिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। सपोज करो एक चार्ज पार्टिकल Q जो ओरिजिन पर है प्लस Q, और एक चार्ज पार्टिकल स्मॉल q जो स्पेस में कहीं है और उसका पोजीशन वेक्टर r है। ये भी मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा ना, इधर लगाएगा ना, ठीक है F। तो कोई वेक्टर को लिखना है तो आपका क्या रूल्स है, उसका मैग्नीट्यूड लिखना इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन मींस क्या, r कैप। मैग्नीट्यूड तो हो गया क्यू क्यूब बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और r कैप मींस क्या, वेक्टर r बाय मॉड r, नहीं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, दैट इज क्यू क्यूब बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इस r स्क्वायर को भी मॉड r स्क्वायर लिख सकते हो। सिंपली r क्या होता है, मॉड r के बराबर ना, तो मॉड r स्क्वायर और एक ये मॉड r, दैट इज मॉड r क्यूब इनटू वेक्टर r। ये हुआ फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। सपोज करो कि आपका ये चार्ज भी प्लेन ही में ही हो, ओरिजिन पर नहीं हो, ये भी कहीं प्लेन में ही हो, उतरते चलो उसको। तो दोनों चार्ज यदि प्लेन में है, बिठाते हैं फिगर को, ऐसा केस होता कि Q यहां पर और स्मॉल q यहां पर, इसका पोजीशन वेक्टर r1 ओरिजिन के रिस्पेक्ट में और इसका पोजीशन वेक्टर r2। अब दोनों के बीच के फोर्स को ऑब्जर्व करना है। तो ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा, इसमें नाम दे दो ना इसका A और B। ये हुआ FBA, फोर्स ऑन B बाई A, और ये इस पर इधर लगाएगा, यदि दोनों का नेचर सेम है तो रिपल्सिव होगा। ये हो गया FAB। तो अब कोई एक वेक्टर यहां पर लो, या तो ऐसे लो या ऐसे लो। यदि ऐसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो आप तो ये वेक्टर होगा कितना, R2 माइनस R1 होगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ना। इतना प्लस इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर, सॉरी इतना बराबर इतना माइनस इतना, तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है ये वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर R2 माइनस R1। तो अब इस फोर्स FBA को लिखने चलेंगे, समझे ना उसको। तो FBA को लिखोगे वेक्टर फॉर्म में, तो पहले FBA का मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो मैग लिख देते हैं एक बार, मॉड FBA इनटू यहां पर कौन यूनिट वेक्टर है, R2 माइनस R1
का कैप की बात करेंगे ना, ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये डिस्टेंस स्क्वायर, और ये डिस्टेंस इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा मॉड R2 माइनस R1 का स्क्वायर इंटू इसकी जगह क्या लिखेंगे R2 माइनस R1 बाई मॉड R2 माइनस R1 ना, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू वेक्टर R2 माइनस R1। इसको बस पढ़ने के लिए पढ़ा जाता है, ऐसा कोई न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्म का यूज नहीं होना है, आपको टेंशन मत लो, ठीक है। थोड़ा इज्जत देने वाली जो बात है ना, बस उसी के लिए इसको बात कर रहे हैं, काम देने के लिए नहीं है ये। और FAB को लिखना होता वेक्टर फॉर्म में, तो हमको इस वेक्टर की जरूरत पड़ता, इस वेक्टर का। ये वेक्टर कौन होता R1 माइनस R2 अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लो ना, तो FAB वेक्टर सिमिलरली करके हम लिख देते, लिखो इस पहले इसको, FAB होता Q1 Q2 R1 माइनस R2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड R1 माइनस R2 का होल क्यूब। इसमें माइनस साइन यदि कॉमन कर लेते हो, आप बाहर कर लेते हो, तो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये मॉड R1 माइनस R2 को मॉड R2 माइनस R1 भी तो लिख सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड में तो R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 तो सेम ही होगा, तो इसको मॉड R2 माइनस R1 का होल क्यूब नीचे वाले का, ऊपर पर ये माइनस साइन कॉमन किया अंदर से, ये R1 माइनस R2 R2 माइनस R1 बन जाएगा। देखो ये डिराइव कर रहे हैं, ऐसे तो जो प्रॉपर्टी है आपका पहले से कि दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होगा ना, कूलम्ब्स लॉ है ना कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन ऑपोजिट, तो ये तो देखो ये और इसको क्या लिख देगी, इसको FBA लिख देगी कि नहीं, हो तो रहा है ये प्रॉपर्टी FAB बराबर माइनस FBA, ये वेक्टोरियली भी प्रूव हो रहा है बात, इसका यूज नहीं होना है। लेकिन अब सुनिए, एक बात करेंगे हम लोग यहां पर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। विटामिन्स को देखो, या आप टॉपिक लिखोगे, यहां तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्सेस की बात कर रहे थे, जब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल हो और तब किसी एक चार्ज पर का नेट फोर्स फाइंड करना है, तो यहां पर ये सब प्रिंसिपल को यूज करना। जब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हो, लूज सेंस में बात करें तो, और थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि बात करने चलो, तो फिर हम उस सब चार्जेस को इस प्लेन या स्पेस में दिखाएंगे, Qn मान लो, सबका अपना अपना पोजीशन वेक्टर्स होगा, Rn, और एक चार्ज पार्टिकल है Q जिस पर फोर्स फाइंड करना है, नेट फोर्स, तो सब चार्जेस का अपना अपना फोर्स फाइंड करोगे, सभी चार्जेस इंडिविजुअली अपना अपना फोर्स एक्सर्ट करेगा इस पर, समझे। तो इस पर का जो नेट फोर्स होगा, इसी सब इंडिविजुअल फोर्स का वेक्टर सम के बराबर होगा, ठीक है। नेट फोर्स जो होगा वो सभी फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर, यानी कोई दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जो फोर्स है
वो कोई अदर चार्ज के प्रेजेंस से इंडिपेंडेंट होता है। जब Q1 कैपिटल Q पर जितना फोर्स लगा रहा था उस समय मान लो ये सब नहीं था, यदि ये सब आ भी जाएगा तब भी इसके द्वारा इस पर उतने ही फोर्स लगेगा। समझे? इसी बात को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इफेक्ट ऑफ ए चार्ज एट ए पॉइंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। लेकिन ये बात पार्टिकल के केस में, बडीज हो, बहुत सारे चार्ज बडी हो तब इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारा चार्ज बडी होगा, मान लो ये अकेले है तब इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स निकालना है, अकेले है ये चार्ज बडी, तब जितना फोर्स लगा। लेकिन कोई और बडी आ जाएगा ना, कोई अदर बडी आ जाएगा तो फिर ये फोर्स चेंज कर जाएगा, क्योंकि इस बडी के आने से इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजिंग आ जाता है। एक तरफ झुक जाएगा चार्ज, ये तो इसको रिपेल करेगा ना, तो चार्ज एक तरफ साइड हो जाएगा। लेकिन पार्टिकल के केस में ये प्रॉब्लम नहीं है, कितनों क्लोज होगा ये दोनों चार्ज पार्टिकल तो इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये समझे बात? तो ऐसा करना नहीं है हम लोग को, लेकिन कंसेप्ट ये है। ये जो बात बोलते हो ओनली तब जब चार्ज पार्टिकल्स हो, चार्ज बडी होगा तो फिर फोर्स चेंज कर जाता है। चलो 16 नंबर देखो पहले। अब इधर समझो वेक्टर का न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं हम लोग। फोर्स तो एक बहाना है, सब बात वेक्टर का काम करना है। 3 चार्ज पार्टिकल जो इक्विलैटरल के कॉर्नर पर रखा हुआ है, फाइंड कूलम्ब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू अदर टू। तीन चार्ज पार्टिकल है इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर, तीनों चार्ज आइडेंटिकल चार्ज है, सबका उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, साइड लेंथ दिया हुआ है इसका। किसी एक पर का नेट फोर्स फाइंड करना है। तीनों चार्ज पार्टिकल आइडेंटिकल है, Q बराबर 2 इंटू 10 टू दी पावर जो भी हो, साइड लेंथ ए गिवन है आपको, कितना नहीं गिवन है साइड लेंथ, हाँ 5 सेंटीमीटर। तो कोई एक चार्ज पर का नेट फोर्स फाइंड करना है ड्यू टू अदर टू। तो देखो क्या करना है इसमें, जिस चार्ज पर फोर्स फाइंड करना है, यदि उस पर दो ही को फोर्स एक्ट कर रहा हो, सुनो अभी क्या इस पर एक ये लगाएगा फोर्स इधर, एक ये लगाएगा इधर, तो दो ही ठो फोर्स लगा ना इस पर दो फोर्स, तो दो फोर्सेज का रिजल्टेंट तो ट्रायंगल लॉ से भी निकल जाएगा। लेकिन दो से ज्यादा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सब एंगल कितना डिग्री का, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये अपोजिट एंगल से ये भी कितना, और F1 एंड F2 का मैग्नीट्यूड सेम, ये लेंथ सेम है, और ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। तो रिजल्टेंट जो होगा वो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, और इसका मैग्नीट्यूड आप ट्रायंगल लॉ से निकालोगे, इसको F0 मान लो, तो F0 F1 स्क्वायर मतलब F0 स्क्वायर प्लस 2 F0 स्क्वायर cos 60 डिग्री, सब वैल्यू लो डालना, ये √3 F0 आएगा, √3 Q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन। दो वेक्टर का रिजल्टेंट तो ऐसे निकल जाएगा, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर, यदि इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो ठीक बीचों बीच जाएगा ना। ये सब प्रॉपर्टी यूज कीजिए वेक्टर का, ये सब प्रॉपर्टी यूज करो, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर का रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा। नहीं तो देखो जब दो से ज्यादा फोर्सेज होगा तो फिर ऐसे नहीं करना है, तब फिर आपको यूनिट वेक्टर मेथड से बनाना चाहिए क्वेश्चन सबको, यानी ऐसा जिस पर फोर्स निकालना है उसको ओरिजिन मान लेना, उस चार्ज को ओरिजिन मान लो और XY एक्सिस ड्रॉ कर लेना।
ये तब जब दो से ज्यादा फोर्सेज का रिजल्टेंट निकालना हो, और सभी फोर्सेज को दिखाओगे, सभी फोर्सेज को यूनिट वेक्टर में लोगे। ये 60 डिग्री है टोटल, ये 60 है, तो अल्टर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 60, ये 60 है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 60। तो F1 वेक्टर को, F1 का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर ना, F1 cos 60i कैप प्लस F1 sin 60 j कैप। F1 मतलब F0 cos 60 1/2 sin 60 √3/2, ये हुआ F1 वेक्टर। F2 वेक्टर को लोगे तो F2 का एक कंपोनेंट इधर माइनस में, ये माइनस F2 cos 60i कैप, और y कंपोनेंट इधर प्लस में, प्लस F2 sin 60 j कैप। इसमें भी F2 और का भी मैग्नीट्यूड F0 है, इसको बाहर करेंगे तो ये माइनस हाफ प्लस √3/2j। अब दोनों को ऐड करना तो उतने ही आएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा ना, आई वाला खाली ये जुटेगा ना, √3/2 दैट इज √3 F0 j कैप। क्या यहां से रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, F1 प्लस F2 कर रहे हैं, ये √3 F0 j कैप। इस मेथड में डायरेक्शन भी डिराइव हो जाएगा। इस मेथड में क्या हुआ, डायरेक्शन भी डिराइव ही हो गया, जे कैप की तरफ आया रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज इधर आया। तो दो से ज्यादा वेक्टर जहां भी हो उसका रिजल्टेंट ऐसे निकालना, उसमें वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। उतारिए। और इसी में यदि 4 चार्ज पार्टिकल होता स्क्वायर के कॉर्नर पर तो ऐसे ही बनाती, जैसे इसको देखो, ये मेथड ज्यादा बेहतर है। ये इस तरह से ट्रायंगल हो तो दो वेक्टर को जोड़ोगे तब ना। सुनो, इसी में ऐसे देखो, इफ 4 चार्ज पार्टिकल, 4 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल are kept at the vertices of corner, लिखो corner of identical charge particle Q लिख देना, Q are kept at the corner of a square, find resultant force on any one of them, resultant force on any one of them। तो सब वेक्टर का क्वेश्चन समझा जाए, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं समझो। रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना मींस रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना ना। देखिए हो गया, क्वेश्चन लिख लिया। 4 चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो स्क्वायर के कॉर्नर पर रखा हुआ आइडेंटिकल चार्ज है चारों। किसी एक पर का नेट फोर्स फाइंड करना। मान लो इस पर फोर्स फाइंड करना है, इस चार्ज पर, तो क्या बोला अभी, जिस पर फोर्स निकालना उसको ओरिजिन मानना और XY एक्सिस ड्रॉ कर लेना, XY एक्सिस ड्रॉ कर लेना। अब सभी फोर्सेज को दिखाओगे, देखिए ये लगाएगा इधर F1, ये लगाएगा इधर F2 और ये लगाएगा डायगोनल के लॉन्ग ना F3। इसमें आप एक बात समझ रहे हो कि F1 एंड F2 का मैग्नीट्यूड सेम, क्यों, ये डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो ये हो जाएगा आपका Q²/4πε0a², और F3 का मैग्नीट्यूड होगा Q²/4πε0 √2a² ना, ये डायगोनल का लेंथ √2a। अच्छा, अब तीनों वेक्टर को यूनिट वेक्टर में लिखना। F1 वेक्टर को यूनिट वेक्टर में लिखोगे तो F1 इंटू आई कैप, क्या F1 इंटू आई कैप, दैट इज Q² / 4πε0 a² आई कैप।
F2 को लिखोगे तो ये F2 इंटू जे कैप, क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई epsilon स्क्वायर जे कैप। लेकिन F3 वेक्टर में x कंपोनेंट भी होगा और y कंपोनेंट भी होगा। ये एंगल 45 है, ये भी एंगल 45। तो ये हो जाएगा x कंपोनेंट F3 cos 45 और y कंपोनेंट भी F3 sin 45। फिर सब i वाले को एक जगह ऐड करना, j वाले को एक जगह, वो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ये तो बहुत बेसिक जो क्वेश्चन था वो था। अब टेक्निकल क्वेश्चन सब देखो, इसमें उतार लो इसको। चलो सुनो, अगला क्वेश्चन सब देखो। ये 4 चार्ज पार्टिकल वाला 17 नंबर है, वो हो जाएगा। देखो 18 नंबर सुनो। 18 नंबर में एक हाइड्रोजन एटम है जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कल ऑफ रेडियस। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है जिसमें एक प्रोटॉन, और वो भी एक प्रोटॉन कहां पर, न्यूक्लियस में, और एक इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ पर। उसका रेडियस दिया हुआ है 0.53 एंगस्ट्रम। हाँ एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम समझ रहे हो क्या, -10 मीटर ये दिया हुआ है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में क्या, एक न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस दिया हुआ है विथ प्रोटॉन एट सेंटर, ठीक है। द हाइड्रोजन एटम इज सेड टू बी इन ग्राउंड स्टेट, मतलब वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, यानी ये जो होगा वो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट होगा। देखो रेडियस का जनरल फॉर्मूला होता है 0.529 n स्क्वायर बाई जेड साइड ना। जनरल एक्सप्रेशन कोई भी एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए करना है तो z बराबर 1, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए करना है n बराबर 1। खैर वो सब स्टेटमेंट में, यहाँ मेन चीज क्या पूछ रहा है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, हो जाएगा, छोड़ दे, फोर्स निकालना है, चार्ज पता है, डिस्टेंस पता है, फोर्स आ जाएगा। इसका 19 नंबर अगला क्वेश्चन है, इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड फाइंड करने बोल रहा है, इसका स्पीड फाइंड करने। तो सुनो, सर्कुलर पाथ पर है, सर्कुलर मोशन का एक कंडीशन होता है कि उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करना चाहिए ना, तब मोशन सर्कुलर होगा। तो और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन होगा, यही जो प्रोटॉन जो इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया, वही इलेक्ट्रिक फोर्स बिहेव्स एज कैसा, सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन ना। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इट बिहेव्स एज क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जरूरी चीज, सर्कुलर मोशन होने के लिए उस पार्टिकल पर सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्ट करना चाहिए। और इसका जनरल फॉर्मूला होता है mv²/r। ये फोर्स तो जान ही रहे हो, Q1 Q2 तो दोनों तो का चार्ज तो सेम ही है, r का वैल्यू दिया ही हुआ है। फिर इधर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg, -31 kg ना, -31 kg, और r² है ये, तो आ जाएगा ना v का फॉर्मूला, v का वैल्यू यहाँ से, वो गुना भाग सब करते रहना घर पर। फिजिक्स का बात समझो, जरूरी नहीं है घर पर जाके दशमलव का गुना भाग करना, नहीं समझी बात। जिसमें तुमको अपना शक हो कि हम सही बनाए, उसको जाना आप एग्जैक्ट आंसर पर, और जब पता है कि नहीं सही है यही होगा r, हाँ तो r² यहां गलती की है ना, भी निकल जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, उतारते चलो शॉर्टली, आज कंप्लीट करना है पूरा इसको। ये 20 नंबर तुम लोग छोड़ो, तुम लोग मत बनाओ 20 को, 21 देखो।
चलो 21 में टू चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज इतना each are joined with an insulating string of length 1 meter find and kept on a smooth table find tension force। दो चार्ज पार्टिकल है, स्मूथ, ये धागा से बंधा हुआ है, इस धागा का लेंथ गिवन होगा 1 मीटर और ये चार्ज आइडेंटिकल है, उसका वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻⁶। धागा का टेंशन फोर्स फाइंड करना है। टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग क्या करोगे, कोई एक चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम को कंसीडर करना है। इस पर तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ना, और एक धागा भी लगाएगा ना टेंशन फोर्स, और चूंकि ये रेस्ट में है इसलिए T बराबर कितना, F इलेक्ट्रिक, दैट इज Q² / 4πε0 1²। ठीक है, यही हुआ टेंशन फोर्स। नहीं समझी, रेस्ट में है ना वो चार्ज, रेस्ट में है तो नेट फोर्स 0 करवाएगी ना, दोनों फोर्स को इक्वेट करना होगा। उसी टाइप का है यहाँ वाले, ये थोड़ा इसका कैलकुलेशन इजी है। देखो दो बॉल है, उसको रब्ड कर दिया, दोनों बॉल को, न्यूट्रल था पहले, और उसको सस्पेंड किए हो एक हॉरिजॉन्टल रॉड से, दो अलग अलग स्ट्रिंग 220 सेंटीमीटर के लेंथ से, और उसका सस्पेंशन पॉइंट का सेपरेशन दिया हुआ है। इसको रब्ड कर दिया तो क्या हुआ होगा, एक पर जितना पॉजिटिव उतने ही दूसरा पर निगेटिव आया होगा। मान लो इस पर +Q तो इस पर -Q, ये समझना था। और ये सस्पेंशन पॉइंट का सेपरेशन दिया हुआ है, नहीं 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है सस्पेंशन पॉइंट का सेपरेशन। ठीक है, और रबिंग करने से चार्ज कितना आया वो गिवन है आपको, चार्ज 20, कौन नंबर है 22 ना 23। रबिंग करने से जो चार्ज अपीयर हुआ 2 × 10⁻⁻8 कूलम। तो बताओ जब आप रिलीज करोगे तो ये अट्रैक्ट करेगा ना, क्या अट्रैक्ट करेगा, और जब इक्विलिब्रियम में आता है ये दोनों बॉल, ये अट्रैक्ट करेगा, सर्कुलर पाथ पर मूव करके ना आएगा दोनों। तो इस समय का सेपरेशन दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर, और इक्विलिब्रियम में आ गया है, रेस्ट में आ गया। तो पूछ रहा है बॉल का मास कितना होगा। ठीक है, मास ऑफ बॉल। आप किसी एक बॉल का इक्विलिब्रियम को आप कंसीडर कर लें। एक बात तो ये भी क्लियर है कि ये इसका इक्विलिब्रियम में पहले तो एक टेंशन फोर्स लगाएगी इस पर, एक mg, एक इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर ना। ये मान लो थीटा एंगल से ये रोटेट करके आया जब इक्विलिब्रियम में आया, तो ये भी थीटा, इसका इक्विलिब्रियम में एक इधर एक t cos थीटा और एक इधर t sin थीटा। तो फॉर इक्विलिब्रियम आप समझ रहे हैं, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर ना, तो ये हो जाएगा फॉर इक्विलिब्रियम। कोई एक बॉल का इक्विलिब्रियम कंसीडर कर रहे हैं, उस पर सारा फोर्सेस देखा, फिर उसका दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लिया, अब सभी फोर्स को बैलेंस करवा रहे हो, तो T sin थीटा F इलेक्ट्रिक के बराबर एंड T cos थीटा mg के बराबर। आपको इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए सब कुछ अवेलेबल है, चार्ज अवेलेबल है, इसके बीच का सेपरेशन अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो नन चीज हुआ। थीटा भी नन है, वो कैसे, वो देखो, ये थीटा भी नन है क्योंकि पहले सेपरेशन ये 5 सेंटीमीटर था, अब 3 पर आया, तो क्लियरली ये 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस्ड हुआ होगा, आइडेंटिकल है। तो ये लेंथ 1 सेंटीमीटर कितना, और ये लेंथ, तो ये लेंथ नहीं निकालना, नहीं वो दिया हुआ है, ये 1 सेंटीमीटर। नहीं समझी बात, सुना, बॉल तुम्हारा यहां था ना, सुनो इधर देखो, बॉल पहले वर्टिकल था तो सर्कुलर पाथ को मूव करते हुए ना आया,
तो ये परपेंडिकुलर दूरी ना 1 सेंटीमीटर हुआ, ये दूरी ना, तो स्ट्रिंग का लेंथ ये ना है, ये गिवन है ना तुमको 20 सेंटीमीटर, ये लेंथ 20 सेंटीमीटर ना गिवन है, ये थोड़ी गिवन, ये यहां तक थोड़ी गिवन है आपको। हाँ यहां तक बोलती तो बोलती 20, लेकिन यहां परपेंडिकुलर तो यहां आ रहा है, तो टेन थीटा बराबर सॉरी साइन थीटा बराबर p/h, तो साइन थीटा बराबर 1/20 हो जाएगा, कितना समझी बात को। ये लेंथ ना स्ट्रिंग की लंबाई ना 20, तो स्ट्रिंग ये ना है कि स्ट्रिंग यहां से यहां तक है, ये है स्ट्रिंग, समझा। ये तो समझ रही है इक्विलिब्रियम वाला टी साइन थीटा बराबर है फिर टी कॉस थीटा। अब साइन कॉस का जरूरत है ना, क्या किया हम लोग क्या किया, ये 1 सेंटीमीटर हुआ ना ये दूरी, ठीक है, वो कैसे समझी, इक्विलिब्रियम में 3 पूरा 5, तो अभी कितना कितना आया 1 आया, फिर साइन थीटा राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा इतना, और जब साइन आ गया तो कॉस भी आ जाएगा, फिर कैलकुलेशन आपको करना पड़ जाएगा थोड़ा सा, आप अब करते रहना, लेकिन अब इसको डिवाइड कर दे या 10 तो फिर 10 थीटा निकाल लो, छोड़ो ना काहे साइन कॉस निकाल रही है, आपको 10 थीटा ही निकाल लो, इसके लिए ये आपको p निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, लिख दे रहे हैं साइन 1/20, फिर कॉस निकालोगे तब जाके डिवाइड करके क्या निकाल लेना 10 थीटा, जब 10 थीटा आ जाएगा तो यहाँ क्या करेगी, यहां पर इसको डिवाइड कर दो, तो 10 थीटा बराबर Fe/mg, इसलिए m बराबर हो जाएगा कितना g tan थीटा बाई कितना Fe ना, Fe का तो सब कुछ है, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए तो सब कुछ अवेलेबल है ना, नहीं समझ में आया फिगर, हाँ ऊपर नीचे ओ Fe/g tan थीटा ना, इसी तरह से बनाना तुम लोग अगला क्वेश्चन 24, इसमें बॉल का चार्ज निकालना है, यहां बॉल का मास निकालना था, सस्पेंशन पॉइंट अलग अलग था लेकिन अब है सस्पेंशन पॉइंट एक ही है, तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट जो भी हो, तो चार्ज निकालना ही इक्विलिब्रियम कंसीडर करके एक बार ट्राई करके देखो, अगला देखो उसके बाद, तो 24 एंड 25 आप देखिए ट्राई करके, हम 26 को देखते हैं। इसमें 26 में एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम ये होता है ना धागा, उससे एक उसके नीचे एक स्मॉल स्फेरिकल बॉल, सिंपल पेंडुलम है, एक पार्टिकल हैविंग चार्ज इतना is placed just below 10 centimeter the bob of simple pendulum, the mass of the bob is itna, what is should charge the bob given so that a string becomes loose, इसका मास गिवन है, यहां से 10 सेंटीमीटर नीचे एक चार्ज पार्टिकल गिवन है, वो मास और चार्ज है कितना कितना 2 × 10⁻⁶, और ये है 100 ग्राम, ये 100 ग्राम मास है इस बॉल का, इसका चार्ज है 2 × 10⁻⁶ कूलम। तो अब पूछ रहा है आपसे इस बॉल पर कितना चार्ज डालें, Q इज व्हाट,
जिससे कि धागा लूज हो जाए। इस पर कितना चार्ज डालोगे कि धागा लूज हो जाएगा? मिनिममों की मैक्सिमम की बात कर चर्चा किया है क्या? देखो तो मिनिमम मैक्सिमम वर्ड को यूज किया है इसमें? नहीं ना। तो सुनो, यदि ये नहीं होता, सुनिए, ये नहीं होता ये चार्ज, इस बॉल पर दो फोर्स लगता है, एक टेंशन फोर्स लगता है और एक mg लगता, इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं लगता। लेकिन ये जब आ जाता है तब एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा इधर। लूज करने के लिए इस पर फोर्स इधर लगाना पड़ेगा ना, तब ना लूज होगा। इधर लगाओगे तो और तो बढ़ जाएगा टेंशन। तो ये रेस्ट में रहे एट इक्विलिब्रियम, T प्लस एफ ई बराबर एम जी, तो T बराबर एफ ई सॉरी एम जी माइनस एफ ई, बट फॉर द स्ट्रिंग फॉर स्ट्रिंग को लूज होने के लिए टेंशन जीरो करना पड़ेगा। क्या स्ट्रिंग लूज हो जाएगा तो टेंशन क्या होगा? जीरो। फॉर T शुड बी जीरो, एम जी बराबर कितना? एफ ई। तो एम का वैल्यू, एम नहीं चार्ज पूछ रहा है ना, तो ये तो Q इंटू 2 इंटू 10⁻⁴ बाई 4πε0, डिस्टेंस की जगह 10/100 का स्क्वायर, यहां से स्मॉल q का वैल्यू आ जाएगा। नहीं उतरते चलो। चलो सुनो, 27 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चार्ज है, दो चार्ज स्मॉल q एंड 2q स्मूथ टेबल पर रख दिया गया d दूरी पर। ये 27 q एंड 2q स्मूथ टेबल पर है, d डिस्टेंस पर है दोनों। इसका डिस्टेंस दिया हुआ है d, इसको याद रखना d। और फिर एक थर्ड चार्ज को, c नाम का एक थर्ड चार्ज है, उसको क्लैंप कर दिया गया है टेबल पर, such a way that the particle A and B remains at rest on the table under electric force. What should be the charge on C and where should be it clamped? सुनो, ये A और B नाम दो। अब एक थर्ड चार्ज C को ये क्लैंप स्मूथ टेबल पर रख दिया गया है, सिंपली इसको क्लैंप नहीं किया गया है, लेकिन वो थर्ड चार्ज को अब क्लैंप कर रहे हो, तो उस थर्ड चार्ज को कहां पर क्लैंप करे, यानी फिक्स्ड कर देना। उस पर कितना फोर्स लगेगा तो वो मूव नहीं करेगा, ये मीनिंग। कहां पर क्लैंप करे और कितना है, कितना चार्ज हो उस पर कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहे। क्या ये दोनों इक्विलिब्रियम में? तो सुनाओ, ये दोनों आइडेंटिकल है तो थोड़ा देर के लिए मान लो ये पॉजिटिव है, तो थर्ड चार्ज को यदि आप बीच में कहीं क्लैंप करते हो और वो थर्ड चार्ज को प्लस मानते हो, सुनाओ दो बात, एक तो नेचर प्लस मानो और क्लैंपिंग बीच में करो, तो चेक करो कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। तो ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा, वो भी इस पर इधर लगाएगा, तो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा ना। यदि इस थर्ड चार्ज को बाहर में कहीं क्लैंप करते तो ये इस पर इधर लगाएगा, वो इस पर इधर लगाएगा, तो ये इसका इक्विलिब्रियम की संभावना है। लेकिन इसका देखो, इस पर जाएगी, ये उस पर उधर लगाएगा, ये भी उस पर उधरे लगाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। नहीं समझी बात? तो ये प्रूव हो गया कि थर्ड चार्ज पॉजिटिव नहीं लेना होगा। पॉजिटिवली बीच में रखी तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाता है, ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाता है। बाहर में रही ली तो ये तो इसका इक्विलिब्रियम में आने की संभावना है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो क्लियर, इट इज क्लियर दैट थर्ड चार्ज मस्ट बी निगेटिव एंड उसको क्लैंप कहां करेंगे? अब इसको बीच में रख के देखिए, ये इस पर इधर लगाएगा, वो इस पर इधर लगाएगा, तो इक्विलिब्रियम में आ सकता है। ये इस पर इधर लगाएगा और ये इस पर उधर, ये भी इक्विलिब्रियम में आ सकता है। तो 50% इंफॉर्मेशन आपको पता चल गया है
कि थर्ड चार्ज मस्ट बी ऑफ नेगेटिव नेचर, मस्ट बी ऑफ नेगेटिव एंड क्लैम्प्ड बिटवीन ए एंड बी ना, क्लैम्प्ड बिटवीन ए एंड बी। अब एग्जैक्ट लोकेशन लो, मान लो यहां से x दूरी पर क्लैम्प किया उसको, तो अब इस दोनों के इक्विलिब्रियम को कंसीडर करना। तो इक्विलिब्रियम ऑफ ए पर एक उसका वाला फोर्स होगा इस दिशा में, नहीं वो इस पर इधर लगाएगा ना, इसको सी नाम दो ना, ये हुआ एफ ए बी और ये हुआ एफ ए सी, क्या सी के द्वारा। तो एक का जब इक्विलिब्रियम कंसीडर करोगे तो किसको इक्वेट करोगे, एफ ए बी को एफ ए सी से इक्वेट करोगे। ये सेपरेशन डी गिवन है आपको, तो एफ ए बी का वैल्यू हो जाएगा क्यू टू क्यू बाई 4πε0 डी स्क्वायर, और एफ ए सी होगा क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर। तो कहने का मतलब यहां पर ना आपको एक रिलेशन आ रहा है किस में, स्मॉल क्यू, सॉरी आपके पास दो वेरिएबल है, कैपिटल क्यू एंड एक्स आर टू वेरिएबल, दोनों फाइंड करना है, तो दो इक्वेशन होना चाहिए। तो एक इक्वेशन यहां से आया आपको, इतना बाई डी स्क्वायर बराबर कैपिटल क्यू बाई एक्स स्क्वायर, एक इक्वेशन ये आया। अब एक इक्वेशन इसके इक्विलिब्रियम से आएगा ना, इस पर फोर्स दिखाओगे तो इधर आपका एफ बी ए होगा और इधर एफ बी सी होगा। एफ बी सी तो एट्रैक्टिव नेचर का ना, तो इसी तरह से आप इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे किसका, इक्विलिब्रियम ऑफ बी, तो एफ बी ए बड़ा, अब छोड़ दे बड़ा के देखेगी, उतारो। सी के इक्विलिब्रियम का चर्चा नहीं करना है, वो तो क्लैंप कर दिया गया है। ए और बी स्मूथ टेबल पर था, तो उसको उसका इक्विलिब्रियम में होने के लिए नेट फोर्स को 0 करवाना पड़ेगा। 28 नंबर देखो, अगला जो क्वेश्चन है, दो चार्ज्ड बॉल है, आइडेंटिकल चार्ज है दोनों बॉल, और उसको स्प्रिंग के इंड से अटैच कर दिए हो, समझे। थोड़ा एगो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला खाली जान लेना है, हो जाएगा, ये बता रहे हैं 28 में। स्प्रिंग के इंड से इस बॉल को ज्वाइन किया गया है, दोनों बॉल को, और दोनों बॉल आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल चार्ज एंड मास है। स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के का वैल्यू गिवन हो 100 न्यूटन पर मीटर। तो और इसको स्मूथ टेबल पर रख दिए हो आप, तो क्या होगा कि ये रिपेल, अच्छा इसका ओरिजिनल लेंथ गिवन है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ मतलब होता है कि जब वो ना इलोंगेटेड था ना कंप्रेस्ड था, तब का लेंथ, समझे। जब ना इलोंगेट किए ना सिंपली छोड़ दिया टेबल पर, तो उस समय का लेंथ को नेचुरल लेंथ बोलते हैं। ये दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर शायद, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना होगा, क्या होगा, दोनों रिपेल करेगा ना, तो रिपेल करेगा तो स्प्रिंग आपका इलोंगेट होगा, इलोंगेट होगा। और कहीं ना कहीं जाके मान लो ये एक्स अमाउंट से इलोंगेट हुआ, एक्स अमाउंट से ये इलोंगेट हुआ, तो अब न्यू लेंथ कितना हो जाएगा, एल प्लस एक्स। एक्स को यहां पर अमाउंट ऑफ इलोंगेशन बोलोगे, अमाउंट ऑफ इलोंगेशन। तो रेस्ट में आ गया, मतलब क्या हुआ सो सब देखो देखो देखो, कोई एक बॉल का इक्विलिब्रियम को कंसीडर करो, इस पर एक स्प्रिंग फोर्स, कौन,
स्प्रिंग फोर्स और एक इलेक्ट्रिक फोर्स, और चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो स्प्रिंग फोर्स को इक्वेट करना किससे, इलेक्ट्रिक से। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है के एक्स, क्या के इंटू एल प्लस एक्स, नहीं के एक्स, अमाउंट ऑफ इलोंगेशन से मल्टीप्लाई करना है खाली। और इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या करेगी, क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें तो टोटल दूरी की जरूरत पड़ता है ना, तो एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, क्या एक्स का वैल्यू, एल गिवन है, क्यू गिवन ही है, ना। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला के एक्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स में तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ना लेना है, एल प्लस एक्स ना लेंगे। ये भी थोड़ा हिंट कर दे रहे हैं, ट्राई करेगी हो जाएगा। एक टेबल है, उस टेबल पर एक चार्ज पार्टिकल है, उसका वैल्यू दिया हुआ है, उसको रख दिया गया है, और वहां से कुछ दूरी पर एक सेकेंड चार्ज पार्टिकल जिसका मास दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है, उसको रख दिया गया फर्स्ट चार्ज से। तो बोल रहा है उस सेकेंड चार्ज पर चार्ज का रेंज बताओ जिससे कि वो सेकेंड चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, जबकि टेबल रफ है। क्या टेबल रफ है तो क्या करेगी, जो सेकेंड चार्ज होगा उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स की भी बात करेगी ना। एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, एक इधर फर्स्ट चार्ज है, आपका फर्स्ट चार्ज है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये सेपरेशन दिया हुआ है, तो ये ट्राई करेगा उधर मूव करने का, तो इस पर क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना। कौन फ्रिक्शन है, स्टैटिक, लेकिन ये इसको मूव नहीं होना है, तो स्टैटिक बराबर एफ इलेक्ट्रिक, क्या स्टैटिक बराबर एफ इलेक्ट्रिक, बट रेंज की बात कर रहा है, रेंज मतलब इनइक्वालिटी लाना होगा, ग्रेटर स्मॉलर इस टाइप का। तो ये तो जानते हो ना, स्टैटिक इज लेस देन इक्वल टू एफ एल, एफ एल मतलब म्यू एन, एन मतलब कितना mg, और fs का वैल्यू f इलेक्ट्रिक है ना, fs का वैल्यू f इलेक्ट्रिक है, दैट इज q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल टू म्यू mg। तो यहां से कैपिटल स्मॉल q का वैल्यू आ जाएगा कितना, लेस देन इक्वल टू म्यू mg इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर बाई कितना, कैपिटल q। अब सब वैल्यू डालना उसमें, यही रेंज हुआ ना, यानी ये Q का